तो बच्चों जिस चीज़ का इंतजार था वो सेक्शन लेके मैं आ ही गया। बहुत कमेंट्स आए कि सर कब कराओगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, कब कराओगे वेव्स, कब कराओगे एसएचएम के रिमेनिंग पोर्शंस। तो आज ही करवाऊंगा बच्चों, आज ही। बहुत मजा आने वाला है आज इसके सेक्शन में, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज हम लोग नीट में कम से कम 7 क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। इस सेक्शन में हम लोग 7 क्वेश्चन करने लायक पक्के हो जाएंगे। तुम जानते हो 7 गुना 4 28 मार्क्स। कहीं नहीं गए भाई साहब, कहीं नहीं गए, बस मजे से पढ़ो। तो चलो, लास्ट लेक्चर में वो डिस्कस किए थे एसएचएम के, मेरे ख्याल से एनर्जी तक लेके चला गया था। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में क्या था बच्चों, इसमें 2 तरीका होता है। एक होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से, मान लो एक एसएचएम ये था जिसका एम्पलीट्यूड था A1 और दूसरा एसएचएम ये था जिसका एम्पलीट्यूड था A2। दोनों के बीच के एंगल मान लो फाई एंगल है। और आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो अपने को वेक्टर सम लगाना होगा बच्चों। A इक्वल टू अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। बस ये तरीका अपने को ढूंढ लेना होगा और बड़ी मस्ती से क्वेश्चन बनाते चले जाना है। ये फॉर्मूला हमें भूलना ही नहीं है। अच्छा, 1-2 बातें हम आपको और समझाने जा रहे हैं। कई बार हमने आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा है कि वो क्या पूछता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितने का फेज है। तो याद रखिएगा 90 डिग्री का। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितने का फेज है, 90 डिग्री का। ऐसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का फेज होता है बच्चों, 90 डिग्री का। ओहो हो। और ऐसे ही एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का फेज होगा, तो कहोगे 180 डिग्री का। फिर से बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में एंगल के बीच में कितना फेज, π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज, π/2। और x और a के बीच में कितना फेज, π। कई बातें याद रहेगा आपको, बिल्कुल। हमें 2 बातें ध्यान देना होगा, एक सेवन डायरेक्शन के फार्मूला और एक ये चीज है। बड़ी काम के रिजल्ट्स होते हैं, थोड़े ध्यान से चलिएगा। फिर हम बात कर लेंगे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि व्हेन 2 डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, ये रहा और ये रहा। अब आप देखो, मैं इसका एक टेक्निक बता रहा हूं, बहुत मस्ती में समझ में आएगा। फेजर डायग्राम के हिसाब से जो साइन एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, जो साइन एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो कॉस एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है, अकॉर्डिंग टू द फेजर डायग्राम। अब यहां पर देखो, यहां क्या लिखा है, स्मार्ट बनो। ये लिखा है A sin ओमेगा टी। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग बातें हो रही है और उसका एम्पलीट्यूड है A। यहां पर देखो क्या लिखा है, B cos ओमेगा टी। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा और जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, B। अब आप बता दो कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बताओ इसका जो रिजल्टेंट बनने वाला है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। अभी अभी फॉर्मूला देखा था मैंने, सीधा वेक्टर सम A इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, 2A1 A2 cos फाई। बस इतना ही करना था और तो कुछ करना है नहीं। बता दो A1 स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर, A2 क्या स्क्वायर है, B स्क्वायर। और यहां पर आप देखो A और B के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो दिस टर्म इज 0। योर आंसर इज अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बस मेरे बच्चे, हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि साइन एक्सिस होता है फेजर डायग्राम में, वो एक्स एक्सिस होता है, और जो कॉस एक्सिस होता है वो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। इतना ही कर लो, मस्ती में क्वेश्चन बनाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अभी कैसे समझ में आ जाएगा बच्चों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर 3 फंक्शन दिया हुआ है। अब जिसके साथ साइन या कॉस नहीं लगा रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, मीनिंगलेस। अब देखो ये A0 है, A0 कुछ भी नहीं है भाई। A0 के साथ साइन या कॉस होनी चाहिए, तभी ये हार्मोनिक फंक्शंस के रूप में आएंगे। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस। इसको काट खोट के अलग कर दो। मुद्दा बनता है भैया कि A sin ओमेगा टी और B cos ओमेगा टी, ये दे रखा है और पूछा गया एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको प्लॉटिंग करो। पहले जैसे प्लॉटिंग करोगे तो साइन जो होगा वो एक्स एक्सिस पे है, कितना, तो कहोगे A। और कॉस जो है वो वाई एक्सिस पे होता है,
कितना, तो कहोगे बी। अरे भैया अभी अभी तो क्वेश्चन किया था ऐसा ही। कितना होगा जरा सोचो, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, इसलिए रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस बात खत्म, बस बात खत्म, बस बात खत्म। तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाहता है, कहता है कि x1 इज 5 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4। अच्छा आप जानो, यहां जैसे लिखा x1 इक्वल टू 5 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, 5। तो पहले जो फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 5। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि a1 का वैल्यू 5 है। और अगर हम दूसरा बात करें बच्चों, तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 5√2 sin 2 pi t प्लस 5√2 cos 2 pi t। मैंने इसके ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जेईई मेन के क्वेश्चन रह चुके हैं और जेईई मेन के इंटीजर टाइप प्रॉब्लम थे। तो एक छोटा सा काम क्यों नहीं कर लेते, तो पहले इसका एम्पलीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। कितना वैल्यू है इसका, 5√2। ओहो, ये कौन सा है, कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। ये रहा वाई एक्सिस, कितना वैल्यू है, 5√2। वाह 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 वाह, क्या बात है सर जी, वाह मजा आ गया। अब भाई बताओ, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल आया दोनों के बीच में। तो भाई इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होने वाला है, जरा सोच के बताओ मुझे। इसका वैल्यू होगा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, और a2 का वैल्यू हो जाएगा, आप कह सकते हो 25 2 50 50 100, मतलब ये 50 और ये भी 50, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट में 100, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 10। अब यहां पर क्या बोला गया, द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड मोशन इज 2 times एम्पलीट्यूड इन द फर्स्ट मोशन। योर आंसर इज 2 times। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। बस मुझे कुछ नहीं करना है बच्चों, जो भी साइन लिखा होगा उसको एक्स एक्सिस से प्लॉट कर देना, और जो भी कॉस लिखा होगा उसको वाई एक्सिस से प्लॉट कर देना, और जो वैल्यू गिवन होगा उसको प्लॉट करके रिजल्टेंट निकाल दो, बात खत्म। इतना ही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं करना होता है बच्चों। जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन दे दिया कि y1 इक्वल टू 10 sin 3 pi t प्लस पाई बाई 3। क्या मतलब है, क्या मतलब है कि एम्पलीट्यूड का पहला वैल्यू जो है वो है 10। क्या है, 10। और दूसरा वैल्यू देखो, प्लीज देखो यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या लिखा है, y2 का वैल्यू 5 sin 3 pi t प्लस 5√3 cos 3 pi t। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया बिल्कुल। एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। हो पहला है 5 साइन एक्सिस पे, दूसरा है 5√3 5√3 कहां पर, कॉस एक्सिस पे। बस कुछ मत करो, कुछ ना करो, बस कर दो। इसका निकाल दो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, जल्दी जल्दी बता दो क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो आपका जवाब होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। और मैं कह सकता हूं बच्चों इसका जो वैल्यू आएगा 25 और 75। हो, ये भी 100 आ गया, 10 आ गया। तो क्या बोला गया बच्चों, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज x:1। तो a1/a2 इज x:1। तो a1 क्या है 10, a2 क्या है 10, इसलिए बस x बराबर 1। ओहो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाहता है। अच्छा जी, स्प्रिंग कहना चाहता है, तो चलिए स्मार्ट बनते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगा और मस्ती में समझना। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्प्रिंग से रिलेटेड होते हैं, कहेगा कि एक स्प्रिंग है, मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया, 3 पार्ट्स में बांट दिया, जो भी। खास करके जैसे ये क्वेश्चन देगा कि मैंने एक स्प्रिंग को 2 पार्ट्स में कट कर दिया जिसके लेंथ का रेशियो है n, जिसके लेंथ के रेशियो क्या है n। तो पूछेगा कि बताओ दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या क्या होंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, इस रिजल्ट को याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। कि k1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 + n/n × k, और ये n क्या है, इन दोनों के लेंथ के रेशियो है। टोटल लेंथ कितना था बच्चों, l,
और मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ा था जिसके लेंथ रेशियो था n। तो K1 ये रहा और K2 ये रहा। अब जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। छोटा सा एग्जांपल, मैंने एक स्प्रिंग को मैंने बच्चों दो पार्ट्स में तोड़ दिया। मैंने इसको दो पार्ट्स में कट कर दिया है, जिसके लेंथ रेशियो जो है बच्चों, इसके लेंथ रेशियो जो है वो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। 2/3। चलो यार थोड़ा सा टफ ना दे दो डाटा, आसानी देता हूँ। तुम कहते हो सर आसान दे दो डाटा, आप हमेशा टफ डाटा लेके देते हो। चलो 1/3। खुश? तुम भी खुश, मैं भी खुश। अब n देखो, ये किसका वैल्यू है बच्चों, ये किसका वैल्यू है, n। किसका वैल्यू है, n। किसका वैल्यू है, n है। कुछ ना करो भैया, दो अलग अलग स्प्रिंग जो बनेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लिया। तो बताओ K1 का वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ क्या था। 1 + n/n इंटू K, 1 + 1/3 इंटू K/1/3। बस हो गया, योर आंसर इज कंप्लीट। ऐसे ही K2 का वैल्यू बताओ बच्चों क्या था, 1 + n इंटू K। 1 + n का वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू K। योर आंसर इज रेडी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। कुछ नहीं करना, जो भी लेंथ का रेशियो की मैंने मान लो n, तो मैं इस n को उठा के यहां पुट करूंगा तो पहला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकल जाएगा, और इसमें पुट करूंगा तो दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकल जाएगा। हम फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात उठता है कि दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। क्या होता है, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज की क्या कहानी होता है, थोड़ा ध्यान देना। सीरीज में 2 पॉइंट्स में तुम्हें समझाऊंगा और बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना। सीरीज में क्या होता है, पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग मस्ट बी सेम। हर स्प्रिंग में फोर्स जो होता है वो सेम रहता है, मतलब हर स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हमेशा चेंज रहेगा। तो इसके अगर मैं पूछूंगा कि इन सबको मिलाकर के बच्चों, इस सबको मिलाकर के, ये सबको मिलाकर के एक स्प्रिंग बनाया, उसका नाम दिया स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। उसका वैल्यू क्या होगा, तो मैं ऐसे निकालूंगा 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 ... 1/kn। बस इसको यूज करिएगा। और इसका जो टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 2π√m/k इक्विवेलेंट। बस इतना ही काम करना है और आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। आपको मैं एक स्मार्ट तरीका और बताता हूं, थोड़ा और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के समय बचेंगे थोड़े से। तो मैं आपको एक छोटा सा काम और करता हूं। यहां देखो, यहाँ क्यों कोई क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 2k है और ये 2k है। तो एक बच्चा क्या करेगा, पहले वो समझो। 1/k इक्विवेलेंट निकालेगा, 1/2k + 1/2k, और k इक्विवेलेंट आता k। फिर वो बच्चा क्या सोचता, 2π√m/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट का वैल्यू है k। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सलाह देता हूं, सुन लेना। सीरीज कनेक्शन में अगर n के n बार है, क्या बोला मैंने, अरे बोलो क्या बोला, n के n बार है तो भाई इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k ही होगा। 2 के 2 बार इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k, 3 के 3 बार इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k, 4 के 4 बार इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k। बस इतना ध्यान रखना, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दुखी लगेगा मन। अब यहां पर देखो 3 के 3 के 3 के 3 के 3 बार, ये सब मिलकर क्या बन गया बच्चों, k। ओहो हो, तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√m/k इक्विवेलेंट। बस योर आंसर रेडी। बस 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 खत्म कहानी। फिर देखो, यहां देखो, मैंने फिर से वही क्वेश्चन उठाया, 4 के 4 बार, 4 के 4 बार। तो भाई 4 के 4 बार है तो फिर से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k। तो बताओ टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2π√m/k इक्विवेलेंट मतलब k। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहां देखना चाहिए आपको, यहां समझना चाहिए, यहां क्या करेंगे। यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है क्या कि अगर पूरे सिस्टम का एम्पलीट्यूड a है तो इस p पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा। हम कुछ ऐसे सोचने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए। चूंकि ये सीरीज कनेक्शन है, ये तो देख ही रहे हो, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। ये x1 होगा और ये x2 होगा। हाँ ये सच है
कि मैं x बराबर लिख दूंगा x1 प्लस x2। अब ये जो x है बच्चों, ये जो x है इसी का वैल्यू दे रखा है एम्पलीट्यूड। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। वी हैव गिवन a, a इक्वल टू x1 प्लस x2। बस हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें इस P पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब हमें x1 का वैल्यू निकालना है। बस बात खत्म। सीरीज कनेक्शन में क्या चीज सेम होता है? फोर्स। तो F1 बराबर F2, तो मैं कह सकता हूं माइनस K1 x1 इज माइनस K2 x2। माइनस माइनस वैसे ही उड़ जाएगा। हमारा टारगेट है कैसे भी करके x1 निकालना, तो मैं कह सकता हूं x2 इक्वल टू K1 बाय K2 इंटू x1। इसको उठाओ और बस वहां पर पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तो वैल्यू आएगा x1 प्लस K1 बाय K2 गुना x1, और मैं कह सकता हूं x1 का वैल्यू K2 गुना A बाय K1 प्लस K2। याद रखना ये इस साल के लिए अति संभावित क्वेश्चन में से एक साबित हो सकता है। कृपया इसको ध्यान से इसको रिवाइज कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन में से एक इस साल हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम ले लिया बच्चों। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या तुम देख रहे हो? इसमें क्या होता है कि हर किसी स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो चेंज रहता है। स्प्रिंग का और जो डिस्प्लेसमेंट होता है x सबका सेम होता है। तो मान लो इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। तो पहले मुझे सबको मिला के एक करना पड़ेगा और उसको कहते हैं K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn। तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट में m बाई K इक्विवेलेंट। अब यहां पर देखो तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आया। K कर दिया मैंने। बताओ टाइम पीरियड क्या लिखोगे? तुम कहोगे दोनों पैरेलल में है। कैसे पता लगा सीरीज और कैसे पता लगा पैरेलल? जरा उसको डिफाइन करो। अगर एक है स्प्रिंग का एक एंड दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट है और एक ही लाइन पे है तो सीरीज था। अगर एक स्प्रिंग का एक एंड दूसरे एंड से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो वो पैरेलल हो गए। मे बी ये पैरेलल हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बस डायरेक्टली कनेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं मुझे, और अलग अलग कनेक्शन भी है। दोनों में कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ दोनों मिला करके अगर एक बना दूं मैं इसको तो बन जाएगा K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K प्लस K 2K। बस बात खत्म। मान लो ये K है, ये भी K है, ये भी K है। तो इसका टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? 2 पाई अंडर रूट में m अपॉन K इक्विवेलेंट। ये तीनों के तीनों पैरेलल है बच्चों। पैरेलल में क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस डॉट 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 Kn। मतलब यहाँ तीनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3K। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा बच्चों। हम फिर बात करेंगे बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही वाला केस है। ये डायरेक्टली करेक्ट नहीं है। आपको दिख तो नहीं रहा है पैरेलल, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर एक स्प्रिंग के एक एंड दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो पैरेलल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे 2 पाई अंडर रूट में m बाई K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे बच्चों? 2K। बात करता हूँ। अच्छा, कई बार हमसे फ्रीक्वेंसी पूछता है बच्चों। फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम पीरियड। तो 1/2 पाई अंडर रूट में 2K बाई m। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गया होगा कि ना वो पूछ के ये पूछे तो क्या करोगे। अच्छा यहाँ देखो, पहले तो इन दोनों को सीरीज करो। तो अगर सीरीज करोगे 2K 2 बार है तो एक K बन जाएगा, और इधर भी K है। तो अब ये दोनों पैरेलल हो गया तो K इक्विवेलेंट आप क्या बोलने वाले हो? ये K हो गया और ये भी K है तो 2K। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m बाई 2K। बस बात खत्म। ऐसे ही यहां पर देखो, मैंने क्वेश्चन दे दिया। मान लो 3K, ये भी 3K, ये भी 3K, ये भी 3K, ये 3K, ये 3K, ये 3K। अब यहां पर आप इसको समझना पड़ेगा। 3K 3 बार, 3K 3 बार, 3K 3 बार। जब 3K 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 3 बार तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K प्लस K प्लस K, क्योंकि ये 3K 3K 3 बार, 3K 3K 3 बार मतलब K, 3K 3K 3 बार मतलब K, 3K 3K 3 बार मतलब K।
तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट में m/k। बस बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखो ये तीनों के तीनों पैरेलल दिख रहे हैं, जो डायरेक्टली करेक्ट नहीं है, तो सीधा सीधा बात कर लो 2 पाई अंडर रूट में m/3k, क्योंकि तीनों पैरेलल हैं बच्चों। यहाँ बात करो 1 2 3 4 चारों पैरेलल हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई अंडर रूट में m/4k। ऐसे बच्चों मुझे यहाँ बताओ 3 के 3 के 3 बार, 3 के 3 के 3 बार मतलब कि 4 के 4 के 4 बार मतलब कि 4 के 4 के 4 बार मतलब कि, तो इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m/k 3k। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आने लगा होगा। फिर देखो बच्चों, आपके सामने एक बिल्कुल स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होगा। जब ऐसे सामने क्वेश्चन आए तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। हमसे पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो मैं एक तरीका बताया कि आपको इससे चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो k डैश क्या होता है एक फार्मूला में, फोर्स ऑन मास बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग का स्क्वायर इंटू k। अब ये k डैश कैसे निकालोगे, थोड़ा ध्यान देना। हमें हर स्प्रिंग के क्रॉस k डैश निकालना होगा, तो मान लो इस स्प्रिंग के क्रॉस k डैश निकालते हो, तो कैसे निकालोगे थोड़ा ध्यान देना। पहले फोर्स को दिखा दो, स्ट्रिंग एक ही है, ये भी फोर्स F, ये भी फोर्स F। अब मुझे बताओ इसके क्रॉस k डैश निकाल रहे हो, तो तुम कहोगे कि सर फोर्स ऑन स्प्रिंग, कितना फोर्स ऑन स्प्रिंग है F, डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन मास, तो मास पर कितना फोर्स है F का स्क्वायर इंटू k कौन सा, जिसके क्रॉस हम इफेक्टिव निकाल रहे हैं उसका ओरिजिनल कितना है k। तो k डैश का वैल्यू कितना हो गया बच्चों k। तो बस यहां पर हमें लगा देना है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट में m/k डैश। अब k डैश है कितना बच्चों, k डैश है कितना k, बस पुट कर दो और आंसर निकल गया। फिर देखो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पूरा समझ में आने वाला है। मैंने कहा देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लो ये f है तो ये भी f होगा, ये f तो ये क्या होगा 2f, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। ये f तो ये क्या होगा 2f, इन दोनों का सम होगा ये। अब मैंने क्या बोला कि हमें इसके क्रॉस k डैश निकालना है, जो भी स्प्रिंग होगा उसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो, उसी को कहते हैं k डैश। तो k डैश कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा फोर्स ऑन मास, देखो ध्यान देखो, फोर्स ऑन स्प्रिंग, या देखो क्या लिखा, फोर्स ऑन मास बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग। तो फोर्स ऑन मास क्या है, देखो ध्यान से, फोर्स ऑन मास क्या है, फोर्स ऑन मास है F डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग क्या है 2F। ध्यान देना मैं जो बोलने जा रहा हूं। मैंने क्या बोला, फोर्स ऑन मास F डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग 2F का स्क्वायर इनटू जिसके बारे में हम इफेक्टिव निकाल रहे हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। बस हो गया, फाइनल आंसर आ गया आपका। k डैश का वैल्यू आ गया k/4, मतलब इसके क्रॉस जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, वो k/4 आ गया। तो बस सॉल्व करना है और तो कुछ करना है ही नहीं। 2 पाई अंडर रूट में m/k/4, बस k/4, 4 ऊपर चला गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। जैसे कि अगला क्वेश्चन की तरफ देखो, ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसका क्या होगा स्प्रिंग है, क्या होगा टाइम पीरियड। तो क्या जानते हो टाइम पीरियड के बारे में, 2 पाई अंडर रूट में m/k डैश। बस k डैश निकालना है, किसका k डैश निकालना है भाई, जो स्प्रिंग होगा उसी का k डैश निकलेगा, इसका k डैश निकालने वाले हो मैं। तो भाई सबसे पहले क्या करूंगा, फोर्स का बात करूंगा, तो मैं ये कहूंगा F। अब की बार देखो, अब की बार थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। मैंने यहाँ पर कोई और पेन ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये है F, तो ये भी F, ये F तो ये भी F। तो बच्चों ये क्या होगा अब की बार 2F, इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पर होगा। फिर से सुनो, ये F और ये F, तो यहाँ क्या होगा 2F, F 2F। अब मुझे बताओ k डैश क्या होता है, फोर्स ऑन मास बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग। फोर्स ऑन स्प्रिंग कितना है, फोर्स ऑन स्प्रिंग F का स्क्वायर इंटू जिसके क्रॉस हम निकालने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल कितना था k। तो बच्चों ये हो जाएगा 4k। बस कुछ सोचना तो रहे ना यार। ये रहा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में m/k
के डैस्ट है 4k, बात खत्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा बच्चों। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, मैं क्या करता हूँ, किधर से करूँ, क्वांटिटी किधर से कर लेता हूँ। ये रहा f, ये रहा f, ये रहा 2f, बिकॉज इन दोनों का सम ये होगा, इन दोनों का सम ये होगा, और ये स्ट्रिंग सेम है, मतलब हर जगह सेम फोर्स लगने वाला है। तो ये 2f तो ये भी 2f, ध्यान देना, ये f तो ये भी f होगा पूरे में, और ये दोनों का सम ये होगा, तो ये 2f तो ये भी पूरा 2f, ये 2f ये 2f तो ये हो जाएगा 4f, बात खत्म। भाई हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था, हम क्या करेंगे, सोच कर देखो क्या करेंगे। K dash is force on mass is 4f divided by force on a spring is f का स्क्वायर इंटू k। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, कहाँ आया कुछ। भाई K dash का वैल्यू आ गया 16k, तो बताइए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में m/16k। बस इसको और सॉल्व करना, और सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। जिस भी स्प्रिंग के क्रॉस निकालना है उसके क्रॉस इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो, हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है बच्चों, यहाँ पर फिर से बात कर लो। ये रहा f, ये रहा f, तो ये रहा 2f, ये रहा 2f, ये रहा 4f, ये रहा 4f, ये रहा 8f, ये रहा 8f, ये रहा 16f। क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। ये f तो ये 2f, ये पूरा रस्सी सेम है, 2f 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 तो 2f तो 4f, JFC सेम है 4f, ये 8f तो ये 8f, ये 16f। हमें बात करना है इसके क्रॉस कितना इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो K dash इक्वल टू फोर्स ऑन मास बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग, फोर्स ऑन मास बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग का स्क्वायर इंटू k। बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हुआ 16 का स्क्वायर गुना k, और ये हो गया K dash, और मैं कह सकता हूँ टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट में m बाई K dash। बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें 2 बार स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा स्मार्ट बनाता हूँ। पहले आप ऐसा करो, ये f, तो ये क्या हो जाएगा 2f। मैं इस बार इधर से काउंटिंग क्यों किया हूँ, इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं इधर से करता हूँ तो ये m/2 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, पहला तो इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालेंगे, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मान लो इसका K1 डैश्ड है और इसका आ गया K2 डैश्ड, तो मैं क्या बोलूँगा, पहले K1 डैश निकालते हैं। फोर्स ऑन मास F डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग 2F का स्क्वायर इंटू K, मतलब ये हो गया K/4। बहुत अच्छी बात भाई। ऐसे ही मुझे इसका बताओ, फोर्स ऑन मास F बाय फोर्स ऑन स्प्रिंग F का स्क्वायर इंटू K, तो ये हो गया सिर्फ K। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा बच्चों, 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग मिले तो ये लगा लिया करो। अब यहाँ पर देखो, हमें कुछ नहीं करना था, हम जानते हैं कि 1/k1 हो जाएगा K/4 और 1/k2 हो जाएगा K, तो ये हो गया 5/k, ये हो गया 5/k। तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों K/5। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट में m/5, 2 पाई अंडर रूट में K/5। वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको करके मुझे वीडियो पॉज करके मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा, और फिर मैं बताऊंगा कि हाँ इसका आंसर ये है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने में ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों स्प्रिंग से रिलेटेड, कहेगा भैया इसका कहानी तो बता दो। तो कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका टेक्निक बताता हूँ। 2 पाई अंडर रूट में रिड्यूस मास बाय K इक्विवेलेंट, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी रिड्यूस मास का नाम आएगा तो रिड्यूस मास आप ऐसे निकालोगे, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। बस ये ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ करते ना उड़ जाएगा, सीधा प्रोग्राम उड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिड्यूस मास कितना हो जाएगा इस केस में रिड्यूस मास हो जाएगा बच्चों m गुना m बाई m प्लस m, और ये हो जाएगा बच्चों m² बाई 2m, और ये m से m कट जाएगा तो m/2 हो जाएगा। तो मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ बच्चों कि जो टाइम पीरियड आ जाएगा इस केस में वो आएगा 2 पाई अंडर रूट में
रिड्यूस मास मतलब m/2 अपॉन k इक्विवेलेंट, अकेला k है तो ये रहा k। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आप बिल्कुल कर दोगे, क्योंकि आज एक नया तरीका सीखा हमने स्प्रिंग का एक बहुत ही अद्भुत तरीका जो हमने डेवलप किया, और वो तरीका आपको सामने रखा कि ताकि बड़े से बड़े क्वेश्चंस यूं ही बन जाएं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आपके सामने में लिसिडुअस फिगर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, जितनी बातें समझाता हूँ उतना ही समझना। इसमें पूछे जाते हैं बच्चों, मैं स्मार्ट तरीका बताता हूँ, उन चक्करों को छोड़ो, समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर दो वेव्स के बीच में, दो एसएचएम के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो जो पाथ होगा, जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्या बात याद रहेगा आपको? बिल्कुल। अगर दो वेव्स के बीच में या दो एसएचएम के बीच में फेज का डिफरेंस 180 डिग्री का था, तब भी जो पाथ होगा वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान देना, अगर दो एसएचएम के बीच में फेज का डिफरेंस 90 डिग्री का था, तो यहां पर दो केस बनेंगे, या तो दो वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर होगा या दो वेव्स के एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, वही बता रहा हूं। बराबर होगा तो जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो सर्कल होगा, और बराबर नहीं होगा तो जो रिजल्टेंट पाथ होगा एलिप्स होगा। बस इसमें ये ध्यान देना, इसमें एक एसएचएम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो दूसरा एसएचएम वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तभी ये संभव होगा, अदरवाइज ये लिसिडुअस फिगर संभव नहीं है। अब बात उठता है यार कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो मैं सीधा क्वेश्चंस पे ही हिट करता हूं, क्योंकि फालतू में बहुत समय लग जाएगा मुझे इसको समझाने में। तो मैं हमारे सामने में ऐसे लिख दिया मैंने कि डिस्प्लेसमेंट इज 3 sin 2 pi t i कैप 2 pi t i कैप प्लस 4 sin 2 pi t j कैप। अब देखो आई कैप और जे कैप देखते हैं, तुम खुश हो जाओ कि एक एक्स के लॉन्ग है और एक वाई के लॉन्ग है। सुनते जाओ, अगर तुम्हें आई कैप और जे कैप नहीं दिखे तो समझना लिसिडुअस फिगर की कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लिसिडुअस फिगर के लिए होना जरूरी होता है आई कैप और जे कैप का। अगर दोनों नहीं लिखा हुआ तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज ना करें। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन और यहाँ भी क्या है साइन, तो दोनों के बीच का फेज कितना होगा? 0 डिग्री फेज होगा। भाई जब दोनों के बीच के फेज 0 होगा तो पाथ जो होगा, मैंने क्या बताया, चेक करो, पाथ क्या बताया? स्ट्रेट लाइन। तो ये भाई इसका पूछेगा कि रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, तो कहोगे स्ट्रेट लाइन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ऐसे दे देगा R = 3 sin 2 pi t i कैप माइनस 4 sin 2 pi t j कैप। अब माइनस साइन आते ही मुझे समझ में आ गया कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज है। जैसे ही माइनस साइन आया तो मुझे समझ में पहले से आ गया कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज है। अगर 180 डिग्री का फेज होगा तब भी मैंने क्या समझाया था? तब भी समझाया था कि पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ रहेगा? स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो, एक आई है एक जे है, मतलब लिसिडुअस फिगर इज वैलिड, तो इसका भी पाथ कैसा होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। एक बार फिर से समझो, एक और क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहीं पर ले लेता हूँ, अगले पेज पे मैंने कुछ और लिख रखा है। जैसे मैंने कह दिया R इज 3 sin 2 pi t i कैप प्लस 3 cos 2 pi t j कैप। अब यहाँ पर आप समझो, आप यहाँ पर समझो बच्चों कि 3 sin 2 pi t i कैप और 3 cos 2 pi t j कैप। तो अब यहाँ पर तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया कि एक साइन है एक कॉस है। साइन और कॉस को देखते ही समझ जाओ कि एंगल है 90 डिग्री, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो भैया दो बातें उठेंगे, या तो एम्पलीट्यूड सेम होंगे या एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे। यहाँ देखो, पहले का एम्पलीट्यूड 3, दूसरे का भी एम्पलीट्यूड 3, तो दोनों के बीच में फेज 90 है और एम्पलीट्यूड सेम है। और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो मैंने क्या बोला था? ये है सर्कल। क्या है? सर्कल। तो ये हो जाएगा सर्कल। इसका पाथ कैसा होगा? सर्कल। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि 3 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप, तो कैसा पाथ होता है मेरे बच्चे? तो कैसा पाथ होता? तुम खुद सोचो, बताओ क्या कैसा पाथ होता? भाई एक साइन है एक कॉस है, एक फिक्स है कि एक साइन है और एक कॉस है।
आई और जी तो मुझे दिखाई दिया, मतलब लेसन जो फिगर वैलिड है। एक 3 है, एक 4 है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन दोनों के बीच के फेज जो है 90 डिग्री है, इसलिए जो ग्राफ होगा, जो पाथ होगा, होगा इलिप्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है इस टॉपिक में। इतने बड़ी टॉपिक है कि भैया महीने के महीने लग जाते हैं इन सेक्शंस को पढ़ाने में, और मैं तो भैया 3 से 4-5 घंटे में ख़त्म करना है, तो इतने आसान भी तो नहीं होते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करूँ। अब उठता बात सिंपल पेंडुलम। तो देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π में L/G इफेक्टिव। अब L/G इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे इसको समझना बस। जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे यही समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आप क्या करो, एक पेंडुलम को ऐसे रख दो, बिल्कुल ऐसे कर देना। तुम देखो नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स। तो बस ये देखो कि ये क्या लगा हुआ है, यही है जी इफेक्टिव। अगर T बराबर mg करो तो ये क्या है, बस G है, यही हुआ जी इफेक्टिव। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2π में L/G इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है, बस G। यहाँ जो तुम देख रहे हो वही जी इफेक्टिव है। अब जैसे यहाँ पर तुम देखो अगला केस में कि पेंडुलम को मैंने लिफ्ट के अंदर रख दिया और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, तुम तो जानते हो कि जी डैश होता है G+A। अगर पेंडुलम नीचे की तरफ आता है तो तुम जानते हो जी डैश होता है G-A फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये आप पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े थे तो याद कर लीजिए। और ऐसे ही फ्री फॉल होता है तो तुम जानते हो कि जी डैश का वैल्यू होता है 0। बस ये तीनों रिजल्ट को यूज़ करिए और आप मस्ती में क्वेश्चन बनाइए। तो टाइम पीरियड क्या होगा 2π में बच्चों L/G+A। इस केस में क्या कहेंगे, टाइम पीरियड 2π में L/G-A, अगर मान लो पेंडुलम नीचे जा रहा है तो। और इस केस में क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड 2π में L/∞, भाई G-G सॉरी दिस टर्म इज 0, मतलब टाइम पीरियड हो जाएगा इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो कभी भी पेंडुलम वाले क्वेश्चन दे तो आप सीधा जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट लगा दो, बन ही जाएगी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेटेड सिस्टम आ गया है, यहाँ पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये चूंकि इधर जा रहा है, सूडो फोर्स पहले लगा दीजिए पीछे ma0, और आप देख सकते हो नीचे लगेगा mg, नीचे mg और इधर ma0। तो मुझे सबसे पहले इसका नेट निकाल लेना होगा। तो बताएं नेट कितना होगा, तो कहोगे mg का स्क्वायर प्लस ma0 का स्क्वायर। अब ये देखो आप ध्यान से, ये m बाहर आ जाएगा तो g स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर, यही हो गया जी इफेक्टिव, यही हो गया जी इफेक्टिव बच्चों। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो होगा 2π में L/G इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव क्या है, जी स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर का पावर हाफ। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बच्चों कि सिंपल पेंडुलम पे और भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, खास करके इसको यूज़ किया जाएगा, इसको दिया जाएगा सिंपल पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहेगा कि भैया ये प्लेट्स है उसके बीच में पेंडुलम को लगा दिया तो इसका ऑसिलेशंस क्या होगा, उसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डील करूंगा, चिंता नहीं करो। इस टाइप के सारे क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा फ्री किया हूँ उस चैप्टर को यहाँ से, ताकि उसको यहाँ मिक्स करोगे तो परेशानी होगा, उसको वहीं पर डील करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तुम जानते हो टाइम पीरियड क्या होता है 2π में L/G, और तुम जानते हो जी का वैल्यू 9.8 होता है। तो जी का वैल्यू हम 9.8 को ऐसे भी लिखते हैं पाई स्क्वायर का ही वैल्यू होता है 9.8। अब तुम देखो अगर पाई स्क्वायर 9.8 है तो मैं पाई स्क्वायर को यहाँ पुट किया, पाई बाहर निकला तो पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो टाइम पीरियड आ गया 2√L, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो निकल गया t² = 4। अगर मैं L और T के बीच में ग्राफ पूछूं बच्चों तो कहोगे ऐसे ग्राफ होगा पैराबोला, L वर्सेस t² पैराबोला, क्योंकि आप देख सकते हो कि y प्रोपोर्शनल टू x का पावर इवन नंबर तो पैराबोला होता है। मैंने मैथमेटिकल टूल्स पे वीडियोस बना दिया है, आपको मिल भी गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा, L वर्सेस t²। तो देखो ये y बराबर mx का कहानी हो गया, ये सारे मैथमेटिकल टूल्स में करवा रखा हूँ। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx का ग्राफ हो गया बच्चों। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गए, इस साल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ता हूँ, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देख सकते हो कह रहा है क्या क्लॉक है जिसके पास एक मेटल पेंडुलम है
वो 5 सेकेंड फास्ट हो जाता है एक दिन में 15 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 सेकेंड स्लो हो जाता है एक दिन में 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताओ कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या था इस रॉड्स का, मतलब जो सिंपल पेंडुलम का, और किस समय पे, किस टेम्परेचर पे वो सही समय देगा, किस टेम्परेचर पे वो सही समय देगा। तो मान लो वो T डिग्री सेल्सियस पर सही समय देगा, तो जो T का जो वैल्यू होगा बच्चों, जो T का वैल्यू होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस से तो कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा। जो T का जो वैल्यू होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा और 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। बस इसी फार्मूला को यूज़ करना था। डेल्टा T बराबर हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा इंटू T1, बस इतना ही यूज़ करना था। ये T1 क्या है, 24 घंटे गुना 3600 सेकेंड, यही हो गया T1, बात खत्म। तो डेल्टा T क्या लिख दोगे, पहले 5 सेकेंड है तो 5 सेकेंड इज हाफ अल्फ़ा। डेल्टा थीटा क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा बच्चों, डेल्टा थीटा। तो कहोगे डेल्टा थीटा का वैल्यू होगा बच्चों, डेल्टा थीटा का वैल्यू होगा, आप क्या बोलने वाले हो, डेल्टा थीटा का वैल्यू होगा बच्चों T में से 15, क्योंकि वो T जो था 15 से बड़ा था, और गुना जो भी टाइम निकाले हो 24 घंटा गुना 3600 सेकेंड। अगली बात क्या बोला कि 10 सेकेंड स्लो हो जाता है, 10 सेकेंड स्लो हो जाता है बच्चों कब, एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो जो T था वो 30 से तो कम था, तो 30 में से T इंटू T1, बस इजीली से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको। T1 से T1 उड़ जाएगा, हाफ हाफ से हाफ हाफ साफ कर दो तो मुझे पता लग जाएगा कि सही समय कब देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ ही गया होगा बच्चों। थोड़ा सा और टॉपिक है, थोड़ा और टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि जब पेंडुलम का लेंथ बहुत बड़ा होगा तो याद रखना 2π√, में L/G नहीं लगेगा। उस केस में क्या करेंगे, थोड़ा उसका एडवांस वर्जन हमने दे दिया, आप इसको यूज़ किया करो। वेयर R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बच्चों इसमें 2 केस ही बनते हैं, 2 ही बनते हैं, तीसरा नहीं बनते। इसमें पहला केस पूछेगा कि मान लो कि लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो टाइम पीरियड लिख दोगे 2π√, में L/RE/RE, देखो RE/इन्फिनिटी मतलब 0, तो दिस इज RE/G। बस फिर से चेक करो, RE/लेंथ, लेंथ है इन्फिनिटी, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0। तो भाई इस दिस टर्म इज 0, तो ये बस G रह गया। ये इसका जो वैल्यू होता है, जब RE पुट करोगे 6400 किलोमीटर, तो ये वैल्यू आएगा बच्चों 84.6 मिनट। इसको याद जरूर कर लेना बच्चे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो डाटा भी यही रहता है। ऐसे ही मैं फिर से केस देता हूँ कि जब लेंथ को मैं रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों T इक्वल टू 2π√, में RE अपॉन 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, L को वैल्यू अगर RE पुट कर दोगे तो RE/2G, और इसका वैल्यू आएगा बच्चों 59.6 मिनट। बस हमें और कुछ करना नहीं है, इसको जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे बच्चों। हमें 1-2 एग्जाम्पल और करने होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर याद रखें कि एक पेंडुलम को हमने बच्चों, एक पेंडुलम को हमने किसी मीडियम में डिप कर दिया। तो जब पेंडुलम को किसी मीडियम में डिप करोगे बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देना, जब पेंडुलम को किसी मीडियम में डिप करोगे तो टाइम पीरियड पे जो असर पड़ेगा वो कुछ ऐसा होगा, सिग्मा इस मीडियम का है और रो उस मतलब बॉब का है। बस इसको भी ध्यान रखना बच्चों। हाँ, अब 1-2 मैं बात और कर लेता हूँ। पीपीटी है उसको थोड़ा ध्यान देना कि मैंने जो लिखा है बड़ा गजब का चीज़ है। कहेगा कि अर्थ के अंदर होल कर दिया है, उसमें किसी चीज़ को गिरा दिया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। टनल वाला क्वेश्चन रहेगा तो कहेगा कि टाइम पीरियड फॉर ए बॉडी इफ इट इज रिलीज इन अ टनल अलोंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ। एसिड मैंने गिरा दिया है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो बस इसको याद रखिए 84.6 मिनट। 1-2 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। कहेगा कि एक यही है, इसको पानी के अंदर ऐसे करके छोड़ दो तो SHM करता रहेगा। तो भाई ऐसे हम लोग कर लेंगे। इस फार्मूला को भी याद कर लेना, क्योंकि मैं डेरिवेशन करने का मेरे पास समय नहीं है कि मैं डेराइव करके आपको समझा सकूं। और एक ऐसे यूट्यूब वाले के भी केस वाले को भी ऐसे कर लेना, इसको याद जरूर कर लेना बच्चों, ये बड़ी काम का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वेव। SHM में इतना ही काफ़ी है, SHM इतना ही कर लो तो बस हो ही जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे अटकेगा ही नहीं, चाहे वो कितने भी वैरायटी क्वेश्चन हो जाए। अगर हाई क्वेश्चन की औकात तो हमारे बच्चे से पूछ के दिखाए, मतलब ही नहीं बनता
कोई मतलब नहीं बनता कि आपसे क्वेश्चन ना बने, तो आपको चिंता नहीं करना है, बड़ी मस्ती में क्वेश्चन बनाते जाना। बस एक छोटा सा काम कर देना मेरे बच्चे कि जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है उसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार उसके रिवाइज करते रहो। जैसे ही रिवाइज करोगे मेरे बच्चे तो बस कल्याण ही कल्याण है। तुम देखना एक छोटा सा क्वेश्चन भी तुमसे अटक नहीं सकता वहां पर। इतनी औकात कोई किसी क्वेश्चन का नहीं है कि हमारे बच्चे से ना हो सके। तो चिंता मत करो, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेव्स। चल नेक्स्ट।